हेलो एवरीवन। आज से मॉडर्न इंडिया हम पढ़ेंगे इस चैनल पे। और चूंकि हिस्ट्री अगर अमूमन देखा जाता है कि हिस्ट्री को लोग जो है वो रटने की चीज़ मानते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका क्रोनोलॉजी। हिस्ट्री को आसान बनाने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को क्रोनोलॉजी में वाइज पढ़िए और लिंक करना ज़रूरी होता है। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पढ़ना। मॉडर्न इंडिया शुरू कहाँ से होता है? मॉडर्न इंडिया शुरू होता है आपका लेटर मुगल से, जहाँ से डिक्लाइन शुरू होता है आपका। यहीं से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर। तो इस सीरीज में हम लोग किस किस बुक का सहारा लेंगे इसको पूरा करने के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर क्रोनोलॉजी ढंग से नहीं दी गई है, वो इंटरमिक्स कर दिया गया है और प्रॉपर मैनर में वो बिगिनर के लिए मुझे सही नहीं लगता। उससे बहुत अच्छी बुक है आपका सोनाली बंसल। इससे आप प्री मेंस दोनों आसानी से कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से एक बिगिनर भी अगर अपने से किताब खोलता है वो भी आसानी से इसको पढ़ सकता है। बहुत ही अच्छी क्रोनोलॉजी वाइज सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम लोग लेटर मुगल से आज शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया पढ़ना। लेटर मुगल हमारा ये रहेगा। लेटर मुगल में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि औरंगजेब जो था इसका डेथ कब हुआ। 3 मार्च 1707 में दौलताबाद। उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ मुगल एम्पायर का। वॉर ऑफ सक्सेशन औरंगजेब के 3 बेटों के बीच। पहला कौन था? मोहम्मद मुज्जम। दूसरा कौन था? मोहम्मद काम बख्श। तीसरा कौन था? मोहम्मद आजम। ठीक है, ये काम बख्श जो था, एक सेकंड में चेंज कर लेता हूँ पेन। काम बख्श जो था ये औरंगजेब का डियरेस्ट वन था। ठीक, डियरेस्ट वन ये काम बख्श था आपका। इसने क्या टाइटल लिया? दीन पनाह। इसका मतलब सेवियर ऑफ रिलीजन। इसको औरंगजेब ने टाइटल दिया। और ये जो इस वॉर ऑफ सक्सेशन में आपका मोहम्मद जो मुज्जम था, ये इसने विक्ट्री इसको मिलती है। ठीक है, ये लास्ट में विजयी होता है। और ये मुज्जम जो होता है आजम को मार देता है। पहले कहाँ मारता है? ये बैटल ऑफ जजाऊ।
किसको मार दिया? आगरा और धौलपुर के बीच है। काम बख्श को भी ये मारने में सफल होता है। कहाँ पे? बैटल ऑफ बीजापुर। तो यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे आपका आगे का जो भी मुगल रहा। ये यहाँ पर जीत जाता है मोहम्मद मुजम। अब मोहम्मद मुजम जो है जीत गया ये। फिर अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करता है। एम्परर डिक्लेयर किया। टाइटल क्या लिया? बहादुर शाह वन। ठीक है, तो पहला जो है बहादुर शाह वन हम लोग देखेंगे। इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? कि बहादुर शाह जो 65 साल की उम्र में ये थ्रोन पे बैठा था। ठीक है, इसका रीन क्या हुआ? 1707 से 1712, 5 साल के लिए इसने रूल किया। इसका एक और नाम हुआ करता था, शाह आलम वन। इसने औरंगजेब की बहुत सारी जो स्टॉन्च पॉलिसीज थी उसको रिवर्स करने का भी काम किया इसने। थोड़ा सा ये टॉलरेंट भी था टुवर्ड्स हिंदूज। कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह इसके दिन में नहीं पाया जाता है वैसा। एक दूसरा फैक्ट इसके बारे में, दूसरा इसके बारे में फैक्ट है कि हिस्टोरियन खफी खान ने जो है इनको क्या कहा? शाही बेखबर। तीसरा फैक्ट इनके बारे में, जो साहू जो था मराठा वॉर ऑफ सक्सेशन उधर चल रहा था। साहू जो थे वो उनको मुगलों ने बंद करके रखा हुआ था। साहू कौन थे? सन ऑफ संभाजी एंड ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी एंड सेंड देम टू डेक्कन। इनको भेज दिया। राजपूत के साथ जाट बुंदेला इन सब के साथ रिलेशन अच्छा कर दिया था इसने। और सिख के रिलेटेड इनका एक ये है, सिख धर्म के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी को हाई मनसब इन्होंने दिया, लेकिन बाद में आफ्टर डेथ ऑफ 10th गुरु ऑफ सिखिज्म, सिख जो थे वंस अगेन रेज्ड रिवोल्ट। किसके अंदर में? बंदा बहादुर बैरागी कहते हैं शायद, बंदा बैरागी एट लोहरगढ़। जो कि फोर्ट बिल्ड करवाया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, GGS करके लिख दिया हूँ मैं। हिमालय के आसपास, हिमालय के पास था ये।
और एक चीज़ था कि शाही बेखबर जो है इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ग्रांट वगैरह बहुत ज़्यादा दिया करते थे, जिससे एम्पायर जो था इनका इकोनॉमिकली वीक भी हो गया था। इससे ज़्यादा इसके अंदर पढ़ना नहीं है। और बंदा बैरागी जो थे, कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिफीटेड बाय, मतलब बंदा बैरागी, बैरागी बंदा बहादुर बैरागी जो भी है, अचीवमेंट था इनका कि मतलब हारा गया था वो लोहरगढ़ में, जैसे कि मैंने बताया लोहरगढ़ में 1710 में। इससे पहले जो थे बंदा बैरागी, वो किल्ड वजीर खान, सरहिंद का गवर्नर था, उसको बंदा बैरागी जी ने मार गिराया था। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, जहांदर शाह। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि बहादुर शाह के डेथ के बाद पहले तो सक्सेशन का जो डिस्प्यूट हुआ करता था प्रिंसेस के बीच हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, ये नोबल के बीच में शुरू हो गया ये जंग। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रिंस होंगे उनको वेरियस जो नोबल हुआ करते थे उनके कोर्ट के, जैसे कि निजामुल मुल्क मुल्क असफ जहाँ, ये हैदराबाद स्टेट के फाउंडर हुआ करते थे। फिर एक इमादुल मुल्क, इन्हीं के जो ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंडसन हुआ करते इमादुल मुल्क। फिर एक जुल्फिकार खान हमें देखने को मिलेगा, आगे हम देखेंगे इसको। ये तीन तरीके से ये डिवाइडेड हुआ करते थे, जहां अंदर सामने लोग देखेंगे ये। ठीक है, अब जहांदर शाह को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इसके समय में मुगल जो था तीन फैक्शनल ग्रुप हुआ करता था। ग्रुप में नोबल का ग्रुप बन चुका था, एक तुर्रानी, ठीक है, तुर्रानी, तर्क और अफगान वाला ग्रुप हुआ करता था, और सुन्नी वगैरह, सुन्नी मुसलमानों का ग्रुप था। दूसरा ईरानी, पर्सियन, सिया ग्रुप था ये। तीसरा हिंदुस्तानी, ये राजपूत हो गए, इंडियन मुस्लिम हो गया, एंड अदर्स। ये पहला फैक्ट हो गया। पेन चेंज कर लेते हैं। अब 1712 आते आते 1712 आते आते 1712 आते आते जो बहादुर शाह का जो चार बेटा था, चार सन, और बहादुर शाह वन, उनके बीच डिस्प्यूट शुरू होने लगा। ठीक है, अब लड़ाई इस तरीके से चल रही थी कि बहादुर शाह का जो डेड बॉडी था ना, वो बिना दफनाए 1-2 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा था। इस वॉर ऑफ सक्सेशन के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सबसे कमजोर जो सन था, ठीक है, सबसे लेस एबल जो माना जाता था, जहांदर शाह, वो इसमें विक्टोरियस हो। चार बेटों का नाम जरूरी नहीं है, ठीक है। नोबल, एक नोबल का नाम हमेशा याद रखना है इसके रिगार्डिंग, जुल्फिकार खान, ठीक है। जुल्फिकार खान किस ग्रुप से था, ये ईरानी ग्रुप से ताल्लुकात रखता था। अब ये जहांदर शाह जो था प्लेजर के पीछे पागल था, ठीक है।
और इसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था इसके हाथ में था। जुल्फिकार खान समझो यही किंग था, बस पपेट था ये जहांदर शाह इसका। तो किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ से नोबल का बोलबाला मुगल एम्परर के अंदर शुरू हो चुका था। अब जुल्फिकार खान जो था, he believed that it was important to establish relation between, मतलब रिलेशन विद राजपूत राजा एंड द मराठा सरदार। इसने क्या किया, रिलेशन अच्छा करने की कोशिश की किसके बीच के बीच, राजपूत एंड मराठास। Therefore rapidly reversed the policies of औरंगजेब। ठीक है, तो ये औरंगजेब की जो पॉलिसी थी स्टॉन्च वाली उसके अगेंस्ट गया ये, मतलब गया, इसको इतना इज्जत देने की जरूरत नहीं है। जुल्फिकार खान जो था जुल्फिकार खान के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जुल्फिकार खान जो था कुछ कुछ बढ़िया काम किया था। ठीक है, जुल्फिकार खान जो नॉवल था जुल्फिकार खान, इसने जजिया टैक्स को हटा दिया। ठीक है, तोदरमल की जो पॉलिसी थी लैंड रेवेन्यू की उसको भी हटा दिया इसने। अपना क्या ले आया, इजारा सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इजारा सिस्टम। ठीक है, इजारा सिस्टम जो है इसके थ्रू लाया गया। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सीधा जहांदर शाह टिक करना है, या फिर जुल्फिकार खान अगर आया है वहां ऑप्शन में तो इसको भी कर सकते हैं। फिर बाय द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विथ, इसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू फार्मिंग। मिडिलमैन के थ्रू वसूली की जाती थी। फिक्स्ड अमाउंट जो होता था इसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट एम्परर को दे दो और जितना वसूली करना है जितना भी वसूली करना है वो पीजेंट से कर लो, बस ये इसका सिस्टम था। अब जहांदर शाह जो था, जहांदर शाह जो था आपका, अपने डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू फारूक सियार। सियार कहाँ पे, आगरा में। जुल्फिकार खान को भी एग्जीक्यूट कर दिया इसने। अब यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि फारूक सियार जो था वो भी एक अलग नॉवेल के बदौलत ही सत्ता पर आया। उस नॉवेल का नाम क्या था, सैयद ब्रदर्स। क्या नाम था, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, जो कि किंग मेकर के रोल में थे। एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फारूक सियार अपॉइंटेड अब्दुल्ला खान एज हिज वजीर। वजीर के तौर पे इसको अपॉइंट कर दिया गया। वजीर के तौर पे अब्दुल्ला खान को, एंड हुसैन अली खान जो था ये आपका मीर बख्शी था। फारूक सियार जो था इनकेपेबल था, कवर्ड था। ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्थलेस लेटरर्स। आसपास जो उसका बड़ाई करने वाला लोग था उसके थ्रू वो बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था। Taking advantage, the two brothers soon acquired dominant control over the affair of the state. Okay. फिर द सैयद ब्रदर अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ, इसने क्या किया, ये दोनों ब्रदर ने रिलीजियस टॉलरेंस का पॉलिसी इसने अपनाया, क्योंकि इसके बिना राज करना पॉसिबल नहीं था। ये बात ये लोग समझ चुके थे किस तरीके से औरंगजेब की जो पॉलिसी उल्टे पड़ी थी उसको ठीक करने का प्रयास इसने किया।
They believed that India could be ruled harmoniously only by associating Hindu chief and noble with the Muslim noble governance. Abolished जजिया, आपने देखा किस तरीके से जुल्फिकार खान ने भी जजिया को खत्म करने की कोशिश किया. पिलग्रिमेज टैक्स एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है इस टाइप से, इसको ध्यान देना है क्योंकि ये सब जजिया है, टैक्स वगैरह, ये सब लैंड रेवेन्यू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब फारूक सियार के टाइम में एक इम्पोर्टेंट जो बंदा बहादुर हमने देखा, वो पिछले अथी में, पिछले राजा के दौर में देखा हमने बंदा बहादुर किस तरीके से बहादुर शाह वन के समय में जो हमारा गवर्नर था सरहिंद का, उसको एग्जीक्यूट किया उसने. सादत खान शायद था, उसको एग्जीक्यूट किया था इन्होंने, बंदा बहादुर जी ने. और बंदा बहादुर जी ने तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया फारूक सियार के समय में. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है. गुरदासपुर दिल्ली, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए. एग्जीक्यूट किया गया, कहाँ किया गया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ. गुरदासपुर में प्रिजन में उनको रखा गया. और एग्जीक्यूट कहाँ किया गया? एक्यूटेड दिल्ली. ओके फाइन. फारूक सियार के समय में एक 1714 में विलियम हैमिल्टन एक सर्जन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में. इसने इलाज किया फारूक सियार का, क्योर्ड हिम. ये बहुत खुश हो गया उसको लेकर के, ठीक है. सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद फारूक सियार जो था अपना मैरिज जो था टू द डॉटर ऑफ अजीत सिंह, राजा अजीत सिंह जोधपुर का जो था, उससे शादी जो है इसने अरेंज किया अपना, जो कि इलनेस के लिए इसने पोस्टपोन कर रखा था. रिवार्ड टू द कंपनी, इसने फरमान जारी कर दिया. चार्टर जो जिसको कहते हैं फरमान ऑफ 1717. यहीं से भारत की दुर्गति की शुरुआत हो गई. अब इस फरमान के बाद क्या हुआ, जो भी नवाब थे बंगाल के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. अब फारूक सियार जो अपना था, परेशान हो गया था सैयद ब्रदर से परेशान हो गया ये, और उससे छुटकारा चाहता था, ठीक है. लेकिन जो सैयद ब्रदर्स थे वो इनसे भी ज़्यादा चालाक थे. विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ डिथ्रोन्ड एंड मतलब इसको डिथ्रोन्ड कर दिया, मतलब गद्दी से हटा दिया, ब्लाइंड कर दिया और किल भी कर दिया, ठीक है. किसने किया? सैयद ब्रदर्स ने. उनको ये एहसास हो गया कि फारूक सियार उनको हटाना चाहते हैं. इस तरीके से फारूक सियार जो है वो खत्म हो गया, मतलब उसका डेथ हो गया. उसके एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर द एग्जीक्यूशन फारूक सियार, सैयद ब्रदर रेज टू द थ्रोन इन क्विक सक्सेशन टू यंग प्रिंसेज, रफ़ी उद दराजत और एक रफ़ी उद दौला. इसको शाहजहां टू के नाम से था. ये ओपीएम एडिक्ट था, डाइसेंट्री से शायद इसका डेथ हुआ था. ये दोनों जो है 1719 में ही इन दोनों का
मतलब कहानी खत्म हो गया था। इसके बाद जो था सैयद ब्रदर्स के बाद एक 18 ईयर ओल्ड रोशन अख्तर, बेटर नॉन एज मोहम्मद शाह रंगीला। इनके बारे में कहा जाता है कि अपने दरबार में नंगे घुमा करता था। बहुत ही बड़ा अय्यास, बहुत ही गिरा हुआ किस्म का व्यक्ति था ये। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड में थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। सेकंड, ओके फाइन। ये था, 2 था और 3 था। ऑल 3 जो थे पपेट ऑफ किसके? सैयद ब्रदर्स। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बात किया था कि किस तरीके से जहांदर शाह के वक्त से नॉवल जो था कितना मजबूत हो गया था। हर सेक्शन का नॉवल जो था अपना एक आधिपत्य जमाना चाहता था। अब मोहम्मद शाह का रीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसको, क्योंकि इसने 30 ईयर्स लगभग 1719 से 1748 तक इसने मतलब गद्दी पर ये था बैठा हुआ। तो अप्रॉक्स आप मान के चलो कि 30 ईयर्स का इसका रीन था। ठीक है। अब सैयद ब्रदर्स जो था बहुत उसने सारा मतलब कोशिश उसने किया था, सारा पॉसिबल कोशिश किया कि बिफ्रेंड ऑल सेक्शन ऑफ नोबिलिटी। फिर भी जो था एक पावरफुल ग्रुप जो था नोबिलिटी का नॉवेल्स का सॉरी, हेडेड बाय किसके थ्रू? निजामुल मुल्क और मोहम्मद अमीन खान। ठीक है। इसने कंस्पिरेसी किया किसके विरुद्ध? सैयद ब्रदर्स के विरुद्ध। These novels were jealous of the growing power of brothers. Moreover, the murder of फारूक सियार also frightened many of them. ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार का कत्ल करवाया, तो उससे जो था नॉवेल्स के बीच में ये मैसेज गया कि ये जब एम्परर को हटा सकता है तो वो खतरा उन पर भी है। ठीक है। और मोहम्मद शाह को भी काफ़ी डिजायर था फ्रीडम का। सैयद ब्रदर्स जिस तरीके से कंट्रोल उनके ऊपर जमाए हुए थे। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको ध्यान में रखना है। मोहम्मद शाह का जो रीन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग ढंग से चार्ट बनाकर पढ़ते हैं। रेड कलर का ले लेते हैं। मोहम्मद शाह जो था सैयद ब्रदर्स को से फ्रीडम चाहता था, सैयद ब्रदर फ्रीडम चाहता था। तो इसने क्या किया? निजामुल मुल्क पावरफुल नोबेल, इसके हेल्प से, इसका नाम था असफ जहां, हैदराबाद को इसने फाउंड किया है। इसके हेल्प से सैयद ब्रदर को मरवा दिया जाता है। आफ्टर डेथ ऑफ सैयद ब्रदर, मोहम्मद शाह 30 साल के लिए राज करता है। कहा जाता है कि इस वक्त भी जो मुगल एम्पायर का स्ट्रेंथ था वो काफ़ी अच्छा था। अभी तक यहाँ पर कोई नुकसान विशेष नहीं हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी कि ये फार साइटेड इंसान ही नहीं था। नॉट फार साइटेड, दूरदर्शी ये नहीं था, और बहुत ही वीक माइंडेड, फ्रिवलस एंड केम टू नोन एज मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। क्योंकि वाइन और वीमेन इसकी कमजोरी थी। आफ्टर द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर ही फेल इनटू द क्लचेज ऑफ, सैयद ब्रदर के बाद ये जो इसके चक्कर में पड़ गया, ये
कुकी, कुकी जीयू कहते हैं, कुकी जिन कहीं कहते हैं, कुकी जिन कहिए इसको। और एक यूनच था, मुगलों को यूनच का काफ़ी शौक था। मुगलों को या मुसलमान लीडर जितने भी थे लड़ाके थे, अलाउद्दीन खिलजी को भी आप देखें, ये सब छक्कों के शौकीन थे। हाफिज खिदमतगार खान। इसके समय में जो पावरफुल नॉबल्स था, अपना एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट खड़ा करने के लिए तैयार था। निजामुल मुल्क हैदराबाद कब फाउंड किया? 1724। दूसरा कौन था? मुर्शिद कुली खां। कुली खान, ये कहाँ पे हुआ? ये बंगाल में हुआ। कितने साल में हुआ? 1717 में हुआ। तीसरा सादत खां। सादत खान कब था? मतलब ये अवध का हुआ 1722। धीरे धीरे करके ये ऑटोनोमस स्टेट्स की तरह बाहर निकलने लगे, लेकिन रिकॉग्नाइज किया करते थे मुगल्स को। अब एक बहुत बड़ा इवेंट होता है भारत के इतिहास का, 1739 का इवेंट। 1739 नादिर शाह जो था भारत को इन्वेट करता है, इन्वेटेड इंडिया। मुगलों को बैटल ऑफ करनाल में मुगल को हरा देता है। और इस समय में इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट जो अफगानिस्तान के साइड का जो रीजन है वहाँ से काफ़ी मतलब वल्नरेबल स्थिति में आ गया था। जैसे ही नादिर शाह इन्वेट किया 1739 के अंदर, और इसके समय में मोहम्मद शाह के समय में एक और इवेंट हुआ था। हम इसको क्रोनोलॉजी वाइज देख लेते हैं। 1737 के अंदर पहला जो हुआ, पेशवा बाजीराव 1737 में दिल्ली में इन्वेट किया। दूसरा 1739 नादिर शाह आया, कोहिनूर डायमंड, पीकॉक थ्रोन, ये कुछ भी नहीं बचा पाए ये लोग। उसने सारा लूट करके अपने साथ ले जाने का काम किया। बैटल ऑफ करनाल में मोहम्मद शाह नादिर शाह से हार जाता है। ठीक है, नादिर शाह के साथ एक जो वजीर था मोहम्मद शाह का, सादत खान। हम लोगों ने यहाँ देखा कि किस तरीके सादत खान जो था अवध को का फाउंडर था 1722 में। सादत खान जो था नादिर शाह से मिला हुआ था। नवाब को ये मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को यह बात पता चली आफ्टर, जब नादिर शाह यहाँ से लूट पाट करके जा चुका था, तो वजीर सादत खान जो हु वाज इन कोलिजन विद नादिर शाह एंड हु इनवाइटेड हिम टू इनवाइट दिल्ली कमिटेड सुसाइड। जब नादिर शाह जो था उससे मनी का डिमांड किया। ठीक है, कमिटेड सुसाइड आफ्टर नादिर शाह डिमांडेड मनी फ्रॉम हिम। ठीक है, यहाँ हमारा खत्म हो गया मोहम्मद शाह। अगला एम्परर हम देखेंगे